हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है इसमें हम क्लास 10th 2022-23 गणित विषय का बेसिक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारी आज की ये वीडियो है ये सेक्शन ई जो है खंड ई, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ई जो है बेटा वो लास्ट सेक्शन है आपके इस सैम्पल पेपर का। तो इस सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग बेसिक सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग हमारी टोटल 5 वीडियोस मैंने अपलोड करी है, 5 पार्ट्स की, 1 2 3 4। तो और ये 5th पार्ट है आज का हमारा। तो आपको 5th पार्ट समझने के लिए पहले 4 पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ABCD चारों सेक्शंस को पहले आपको देखना होगा वीडियोस को और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। और फिर आज की हमारी वीडियो सेक्शन ई जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उसको भी आपको एज इट इज़ सेम 1 2 3 4 के जैसे आपको कॉपी में उसको लिखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना खंड ई शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो है। खंड ए देखिए यहाँ पर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सैम्पल पेपर का। ये CBSE का सैम्पल पेपर है आपका। इसके बाद यहाँ पे खंड बी, ये भी हम दिस वी ऑलरेडी हैव डन। और ये आपका खंड सी है, यहाँ पे आपने देखा इसको खंड सी। खंड डी यहाँ पर ये दिया हुआ है। और लास्ट में हमारा खंड ई है जिसमें केस स्टडी के 3 क्वेश्चंस हैं। तो हम केस स्टडी के आज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्रैल से जून 2022 के महीने में भारत से यात्री कारों के निर्यात में 2021-22 की इसी तिमाही में 26% की वृद्धि हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार एक कार निर्माण कंपनी ने चौथे वर्ष में 1800 कारों और 8वें वर्ष में 2600 कारों का उत्पादन करने की योजना बनाई, यह मानते हुए कि उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या से समान रूप से बढ़ता है। तो प्रश्न आता है हमारे पास, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले वर्ष में कारों के उत्पादन का पता लगाएं। दूसरा, 12वें वर्ष में कारों का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तीसरा, पहले 10 वर्षों में कारों का कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें योग वाला फॉर्मूला लगाना है, सम वाला। और इसी का ऑप्शन में है, किस वर्ष में कारों का कुल उत्पादन 15,000 कारों तक पहुँच जाएगा। तो चलिए केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्शन यानी 1800। तो A4 जो हो गया वो हो गया आपका 1800, ठीक है। और ऐसे ही 8th ईयर की यानी A8 जो है वो आपको दे रखा है 2600, ठीक है। A4 जो है वो A+3D हो जाएगा, एक कम कर लेते हैं हम। और A8 है ना वो A+7D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2600, ठीक है। अब इन दोनों को यानी ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है A और D की। तो आप अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए मैं बताती हूँ एक बारी। पहले एक इक्वेशन लिख दीजिए आप, A+7D इज इक्वल्स टू 2600 लिख दिया आपने ऊपर। और A+3D इज इक्वल्स टू 1800 लिख दिया सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 7 में से 3 गया, 4D इज इक्वल्स टू 26 में से 18 गए तो कितना बचेगा 800। और D की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 800 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 200। D की वैल्यू 200 आ गई। अब A की वैल्यू निकाल दीजिए। तो A+3D की जगह लिख दीजिए 200 इज इक्वल्स टू 1800। सॉरी ये यहाँ पे हो गया 1800, ठीक है। अब 1800 आ गया। अब उसमें आपको यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। A की जगह A प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 600 इज इक्वल्स टू 1800। तो A की वैल्यू आ गई 1800 में से 600 माइनस करेंगे तो 1200 आ गई। यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, A की वैल्यू 1200 आ गई और D की वैल्यू जो है वो आपकी 200 आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमें 12th ईयर निकालना है यानी A12 निकालना है। A12 का मतलब हो गया A+11D। और A+11D अगर हम निकालेंगे तो A अभी हमारा कितना आया 1200
और 11 की जगह 11 और डी जो है वो कितना निकाल लिया हमने 200। तो 1200 की जगह 1200 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करा 2200 आ गया, और दोनों को प्लस करा तो 3400 आ गया। यानी जो 3400 प्रोडक्शन जो है वो 12th ईयर में आ गई। तो सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन का। ये केस स्टडी का सेम क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एस एन आपको निकालना है, यानी 10 टर्म्स का निकालना है, बेसिकली 10 पदों का योग। तो n जो है, n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी 10। फॉर्मूला आप लगाओगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट बंद। n की जगह n की जगह रखा आपने 2 की जगह 2 की जगह 2, a हो गया आपका 1200 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, और d की जगह रख देंगे हम 200। अब 2 से इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2400 आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब 2400 को और 1800 को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो 5 की जगह 5 और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 0 आ गए, 42। ठीक है, 4200 आ गया। 4200 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4200। तो 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 को, 21, 210 आ गया और 2 0 एक्स्ट्रा, यानी 21,000 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको एसएन दे रखा है, 15,000। एन निकालना है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया 15,000, n हमें पता नहीं है, 2a की जगह हमने लिख दिया 1200 प्लस अगेन n नहीं पता हमें, और d की जगह हो गया 200। ठीक है, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 30,000 आ गया इधर, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे आया n, इसको मल्टीप्लाई करा 2400 आ गया, प्लस 200 को n से करा तो 200n आ गया, और माइनस 200 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो सेम ही रखेंगे, 2400 में से 200 माइनस कर देंगे। तो 2400 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2200 बच जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 30,000 यहाँ पे लिखेंगे, n था यहाँ पर, फिर माइनस कर दिया तो 2200 बच गया, और जो दूसरा था वो 200n बच गया। ठीक है, अब n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो यहीं पे रहेगा 30,000, ये यहाँ पे 2200n आ जाएगा, प्लस 200n स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको 30,000 को भी इस तरफ लेकर आ जाइए, तो ये हो गया आपका 200n स्क्वायर प्लस 2200n माइनस 30,000, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब 2 0 इसके पास भी है, 2 0 इसके पास भी है, 2 0 इसके पास भी है, तो 2 0 कॉमन आ जाएगी एक, तो उसके बाद 2 कॉमन आ जाएगा, यानी 200 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा 1n स्क्वायर प्लस 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11n 2 से डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो इज इक्वल्स टू 0 हो ही गया, बचा क्या, n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 150, n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 150। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 150 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके 11। तो देखिए 150 का हम वो निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल दीजिए, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 से कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5।
अब अगर हम 11 लेकर आना है हमें, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, 5 5 ज़ा 25 और 3 2 ज़ा 6। तो 25 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, तो छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद हम 5 3 ज़ा 15 करें और 5 2 ज़ा 10, तो 15 और 10 भी 11 नहीं होते, इसको भी छोड़ दीजिए। और क्या कर सकते हैं हम, 5 2 ज़ा 10 कर दें अगर हम, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो भी नहीं होगा। ठीक है, 150 लेकर आना है ना बेसिकली हमें। और अगर हम 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 हो गया, और 6 5 ज़ा 30, 30 में से भी 5 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन सब से ही जो 11 है उसको लेकर के आना है, 11 को हमें निकालना है कि वो कैसे बन सकता है। तो चलिए एक बारी और हम इसको ट्राई करते हैं। तो बेटा अभी हमने देखा यहाँ पर इसको किसी से भी करने पर ये 150 नहीं आ रहा है ना, तो इसको डी वाले से फॉर्मूले से सॉल्व कर दीजिए। मुझे लग रहा है ये इसने गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, ये 15,000 ना होकर के कोई और नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर 15,000 जो इसने प्रोडक्शन दिया हुआ है टोटल, उससे ये आंसर नहीं निकल रहा है। लेकिन जो इसकी मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है वो 32,000 से दिया हुआ है, तो वो उससे उतना निकल जाता। बट कोई नहीं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, यहीं तक सॉल्व करके रख देंगे। बी हो गया आपका 11, 11 का स्क्वायर 4, ए हो गया 1 और सी हो गया -150, 11 आ गया 121 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 600, और दोनों को प्लस कर देंगे तो 721 आ जाएगा। और आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे 721 को, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो ये होती है ना, -b प्लस माइनस √d/2a होती है। तो -b की जगह 11 आ जाएगा, प्लस या माइनस ये हो गया 721 और ये हो गया 2। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो ऑप्शन है उसमें भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम केस स्टडी 2 पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं बेटा हम अपने केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। जीपीएस में पूर्व पश्चिम चलने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और उत्तर दक्षिण चलने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। किसी स्थान का, या आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा आई होप, किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर उसके निर्देशांक होते हैं और दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग किया जाता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर दे रखी है। उत्तर प्रदेश के एक परिवार ने भुज बी और नासिक एन के माध्यम से लखनऊ एल से पुरी पी तक एक गोल यात्रा की योजना बनाई, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका लखनऊ है, पुरी है, ये नासिक है और ये है भुज। इसके बाद उपरोक्त जानकारी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, लखनऊ से भुज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूसरे में कोटा लखनऊ एल से भुज बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो कोटा के निर्देशांक ज्ञात करना यानी विभाजन सूत्र लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा, लखनऊ एल नासिक एन पुरी पी स्थानों से बने त्रिभुज के प्रकार का नाम बताना है। और इसी के ऑप्शन में देशांतर y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो लखनऊ एल और पुरी पी बिंदुओं से समान दूरी पर हो, यानी समदूरस्थ जो है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, इक्विडिस्टेंट वाला। तो चलिए हम केस स्टडी 2 को सॉल्व कर लेते हैं, इनके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। जो लखनऊ है उसका पॉइंट आपको दे रखा था 5 पे 10, ठीक है। एक बारी सही से इसको बना देते हैं। लखनऊ का पॉइंट दे रखा है 5 पे 10 और जो भुज है बी का निकालना है वो दे रखा है 0 पे 7, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालना है, तो एल और बी का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। एल और बी का डिस्टेंस निकाल दीजिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। x2 ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 हो गया हमारा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है।
तो 0 माइनस 5 यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 9। तो 25 अंडर रूट 9, 25 प्लस 9 मिलकर के हो गए 34, और डिस्टेंस हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल टुगेदर आंसर आ जाएगा 150 अंडर रूट 34। फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में आपको रेशो दे रखा है 3:2, ठीक है। अब फॉर्मूले में आता है m1x2, हम इसको ले लेते हैं, ये m1 है और ये है हमारा m2। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब सॉल्व करिए। m1 की जगह आप रखेंगे 3, x2 की जगह रख दिया आपने। अच्छा, 2 पॉइंट्स जो हैं वो भी मैं लिख देती हूँ, l और b का ही निकालना है, तो पॉइंट्स है 5 और 10, और जो दूसरे पॉइंट हैं वो है 0 और 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका x2, x1 हो गया ये वाला, और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो x2 यहाँ पर आ गया आपका 0 प्लस m2 हो गया 2 और x1 हो गया 5 अपॉन में 3 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा m1 की जगह अगेन 3, y2 की जगह 7 प्लस 2 10 और अपॉन में 3 प्लस 2, ठीक है। इसको करने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 3 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, और 10 और 3 और 5 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, यानी 10 अपॉन में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 5 आ जाएगा नीचे। तो एक ब्रैकेट बन गया आपका 5 2 सा 10 अपॉन में 5 वाला ब्रैकेट बन गया, और एक बन गया 21 प्लस 20 अपॉन में 5। तो यहाँ से इसे कट करेंगे, ये आ गया 2 आपका, और इसको आप प्लस करेंगे तो ये आ गया 1 पॉइंट, यानी ये जो कोटा वाला पॉइंट जो है वो के हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको ट्राइंगल की बात करी थी कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो उसके लिए एक पॉइंट ले लीजिए L, 5 और 10 हो गया। नासिक ले लीजिए, 2 और 6 हो गया। उसके बाद पूरी ले लीजिए, 8 और 6 हो गया। पहले L और N की निकालिए डिस्टेंस। L और N का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर N और P का निकाल लीजिए। N और P का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, छोड़ दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो आंसर कितना आ गया 6। अब L और P का निकाल लीजिए डिस्टेंस। L और P का निकालेंगे अगेन 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये तो यही हो जाएगा 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा 25 और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। तो ये दोनों सेम है ना, और ये सेम नहीं है, तो यानी 2 साइड सेम है और एक साइड सेम नहीं है। तो जब 2 साइड सेम होती है और एक साइड सेम नहीं होती है, तो ऐसे ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल, इसके 2 साइड सपोज सेम है, एक साइड सेम नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका उत्तर है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया।
अब इसका जो सेकंड पार्ट है ऑप्शन वाला और वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए इसमें हमने ए पॉइंट ले लिया, लेट कर लिया 0 और बी, और हमें एल और पी का निकालना है इक्विडिस्टेंट, यानी ए एल इज इक्वल्स टू एल पी हो जाएगा। तो ए तो आपको पता ही है, आपके पास ये पॉइंट है, एल जो है वो है आपका 5 और 10, और जो पी है वो है आपका 8 और 6। ए एल का डिस्टेंस निकाल लीजिए अंडर रूट से, ए एल का तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये निकाल लीजिए 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस बी का स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया। इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 20b आ गया। 8 का स्क्वायर खोल दीजिए 64, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 64 और 36 100, और 100 से 100 कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस प्लस है इस तरफ आकर के माइनस हो जाएंगे। बचा क्या 25 बचा इधर, और उधर माइनस 12b प्लस 20 बचा 20b। ठीक है, तो 25 इज इक्वल्स टू माइनस 12b प्लस 20b। 25 इज इक्वल्स टू 8b एंड 25 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू b, यानी जो वैल्यू निकल कर आई वो आ गई 0 और 25 अपॉन में 8। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था ऑप्शन वाला, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये केस स्टडी 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा, अब हम इसको पढ़ लेते हैं केस स्टडी 3। लक्ष्मण झूला भारतीय राज्य उत्तराखंड में ऋषिकेश शहर से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह पुल तपोवन के गांव को जोंक से जोड़ता है। तपोवन नदी के पश्चिमी तट पर तिहड़ी गढ़वाल जिले में है, जबकि जोंक पूर्वी तट पर पौड़ी गढ़वाल जिले में है। लक्ष्मण झूला एक पैदल पुल है जिसका उपयोग मोटर बाइकों द्वारा भी किया जाता है। यह ऋषिकेश का एक मील का पत्थर है, यानी एक लैंडमार्क है, उसको लैंडमार्क माना जाता है। 10वीं कक्षा के छात्रों के एक समूह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश का दौरा किया। उन्होंने नदी के पुल पर एक बिंदु P से देखा कि नदी के विपरीत किनारों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पुल की ऊंचाई नदी से करीब 18 मीटर है। ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं लक्ष्मण झूला की। प्रश्न आता है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, दूरी PA ज्ञात कीजिए। दूसरा, दूरी PB ज्ञात कीजिए। तीसरा, नदी की चौड़ाई AB ज्ञात करना है। और इसके ऑप्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P से Q का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो BQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर बना बना करके ही आपको ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इसका PA की वैल्यू निकालनी थी, डिस्टेंस निकालना था। तो इसके लिए देखिए फिगर इस तरीके की आपकी बनेगी। यहाँ पर ये आपका P हो गया ऊपर, ये A है आपका, और ये है आपका C। ये 18 मीटर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रखा है कि ये जो है वो 60 डिग्री है और आपको PA निकालना है। तो PA निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका sin 60। sin 60 इज इक्वल्स टू PC अपॉन में PA होगा। PC जो है वो क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और PA जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो sin 60 होता है, sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। PC की वैल्यू दे रखी है 18, PA की वैल्यू आपको नहीं पता। तो यहाँ से आप PA की वैल्यू निकाल लेंगे। PA हो गया आपका 18 × 2 अपॉन में √3, ठीक है। फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 अपॉन में √3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए इसका। तो ये तो हो गया 36 √3 और ये हो गया 3 से कट कर दीजिए 18, यानी इसका आंसर जो आ गया आपका फाइनल वो आ गया 18 √3। फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ आप सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें PB का डिस्टेंस निकालना है। तो इसकी फिगर भी बना लेते हैं इस तरफ वाली।
जिसमें यहाँ पे बी पॉइंट है, ये सी है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। ये 18 मीटर्स है, ये आपको निकालना है। तो ये भी, लेकिन इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन में पी बी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। पी सी आपको दे रखा है 18 और पी बी, यानी पी बी की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 ज़ा 36 निकल जाएगी, सीधे के सीधे आंसर 36 मीटर्स। तो आपका सेकंड पार्ट ऐसे ही सिंपल था, डन। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आप भी आपको फिगर दे रखी है, मैं बना देती हूँ। पहले देखिए इस तरीके की आपकी फिगर होगी। यहाँ पर आपको P दिया हुआ है, C, A और B दे रखा है। ये 60 डिग्री था और ये कितना था, 30 डिग्री। ये वैल्यू निकली है आपकी, ये तो आपको पता था 18 मीटर्स। आपको ये और ये यानी दोनों की वैल्यू, ए बी की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए बी की विड्थ निकालनी है, तो पहले इसकी निकालते हैं, ए सी की, फिर बी सी की, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ए सी की निकालने के लिए tan 60 लगा लीजिए, tan डिग्री वाला फॉर्मूला रहेगा, tan थीटा वाला, पी सी अपॉन में ए सी, ठीक है, यानी लंब बटे आधार हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 क्या होता है, √3। पी सी दे रखा है 18, ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 डिवाइडेड बाय √3, और √3 से √3 को डिवाइड कर दीजिए, तो 18 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे 6, यानी 6/√3 आ गया, ठीक है। दूसरा tan 30 निकाल लीजिए यहाँ से। tan 30 क्या होगा यहाँ पे, अगेन पी सी अपॉन में बी सी हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये 18 दे रखा है, बी सी नहीं पता आपको, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालोगे, ये आ गई 18/√3। अब एक वैल्यू आई है ये 6/√3 और एक आई है ये 18/√3, दोनों को ऐड कर दीजिए। 6/√3 प्लस 18/√3 इज इक्वल्स टू 24/√3। आपकी पूरी की पूरी ए बी की जो लंबाई है, विड्थ है, वो निकल कर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके ऑप्शन वाला दे रखा है वो थर्ड का ही सेकंड पार्ट है। इसमें आपकी जो फिगर होगी वो बेटा कुछ इस तरीके की होगी। फिगर में मैं दोबारा बना करके दिखा रही हूँ आपको, पी सी ए बी, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको आर दिया हुआ है, इसको इससे मिला रखा है, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका पॉइंट दे रखा है आपको क्यू, ठीक है। और पी बी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 18 है तो ये 18 होगा। बी सी जो है हमने निकाला 18/√3, तो ये भी 18/√3 होगा। हमें बी, ये तो हमें पता है, ये निकालना है, तो ये निकाल लेते हैं। चलिए tan 30, क्योंकि 30 डिग्री दे रखा है तो tan 30 निकलेगा इधर से, यहाँ पे ना 30 डिग्री दे रखा था ये, ठीक है। tan 30 क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में पी आर हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3। क्यू आर आपको पता नहीं है और पी आर आपको पता है 18/√3 है। √3 से √3 कट जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 18 क्यू आर की, यानी ये भी हो गई आपकी 18। अब दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो 18 + 18, 18 + 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मीटर्स। यानी जो आपकी बी क्यू है, इसकी जो लंबाई निकल गई वो निकल गई 36 मीटर्स, ठीक है। तो हमारा ये जो पार्ट 3 था ये भी हमने सॉल्व कर दिया, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था केस स्टडी का। और अब आपका सैम्पल पेपर जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है, पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करती हूँ। अब आपका मैथ्स बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैथ्स बेसिक का जो भी क्वेश्चंस थे आपने सब अपनी कॉपी में उतार लीजिए। फिर मिलेंगे हम बेटा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।